नमस्कार, कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा हमने कल इसका बेसिक क्लास खत्म किया, जिसमें विद्युत धारा के बारे में जान गए थे। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। दो प्रकार से बटा था, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा मतलब जिसमें बताओ क्या होता है दिष्ट धारा? जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित, बदलाव नहीं होता, लेकिन उसका परिमाण बदल सकता है और नहीं भी बदल सकता है। अगर बदल गया मतलब परिवर्ती, नहीं बदला मतलब समदिष्ट धारा। बदल गया मतलब परिवर्ती दिष्ट धारा, नहीं बदला मतलब परिवर्ती दिष्ट धारा। परिवर्ती मतलब परिवर्तित हो जाना परिमाण, और बदला नहीं मतलब समदिष्ट, समान रहना। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा में जाने थे, दोनों बदल गया था। दिशा और परिमाण दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। उसके बाद ये पढ़ाया था, समीकरण याद है? E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बताया था प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ये लिखे हो ना? वहां आई बराबर बताया था क्या? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई मतलब धारा, आई नॉट मतलब शिखर धारा, ओमेगा मतलब कोणीय आवृत्ति, टी का मतलब समय होता है। अब इसका निगमन करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का निगमन, निगमन ऑफ प्रत्यावर्ती धारा। देखो कैसे करेंगे। ई रहा हमारा चित्र, क्या लिखेंगे? माना ए भी एक क्या है? कुंडली है। माना ए भी एक कुंडली है जिसका क्षेत्रफल क्या है? जिसका क्षेत्रफल ए है, और फेरों की संख्या एन है। फेरों की संख्या क्या है? एन। अब इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगा है, मजबूत है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। देखो ना, ये घूम रहा है और थीटा कोण तक क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। समझना ध्यान से। ए भी क्या हो गया? एक कुंडली हो गया। ए भी एक कुंडली, इसका क्षेत्रफल क्या है? ए, और जो इसमें फेरे लगाए हैं उस फेरों की संख्या क्या है? एन। अब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। याद है, कोणीय वेग ओमेगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है। अब ये घूमेगा घूमेगा और देखो घूमकर इस जगह पर आ गया। रुक गया ना, ये घूमकर इस जगह पर आ गया। विस्थापित हुआ कि नहीं? कितना कोण विस्थापित हुआ? थीटा का कोण। थीटा कोण, थीटा कोण, थीटा कोण से क्या हो गया? विस्थापित हो गया। समझ में आया? और विस्थापित होने के बाद उसकी स्थिति हमने क्या मान लिया? ए डैश बी डैश, ए प्राइम बी प्राइम। समझ में आया? ए डैश बी डैश या ए प्राइम बी प्राइम मान सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? ए भी एक कुंडली है, ए भी क्या है? एक कुंडली, जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसका क्षेत्रफल ए है, फेरों की संख्या एन है, कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, और थीटा कोण क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। विस्थापित होने के बाद ए डैश बी डैश की स्थिति में आ जाता है। समझ में आया? मजा आया? मजा आया। अब बताओ, कोणीय वेग, कोणीय वेग, वेग बराबर दूरी बटे समय। लेकिन यहां कौन आ जाएगा? विस्थापन। दूरी और विस्थापन एक नहीं है, दूरी और विस्थापन में अंतर है। ठीक, एकदम सीधी दूरी को बोलते हैं दूरी। जैसे यहां से स्कूल तक की दूरी अगर बोलोगे तो दूरी मान लो 2 किलोमीटर है, तो दूरी हो गया 2 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन मतलब अंतिम दूरी से पहले दूरी को घटाना और एकदम स्ट्रेट लाइन में घटाना, बाकी आउटसाइड को हटा देना। जैसे यहाँ है, यहाँ तक स्कूल है, मान लो एकदम सीधा रोड नहीं है, घुमावदार है, इधर से इधर ऐसे मान लो जा रहे हो, तो ये पूरा विस्थापन कहलाता है। यहाँ तक देखोगे तो वो दूरी, लेकिन अरे एकदम सीधी लाइन को ही दूरी बोलते हैं। यहाँ और यहाँ के बीच का शुरुआत की दूरी और अंतिम की दूरी को घटा देना, मतलब अंतिम दूरी माइनस स्टार्टिंग की दूरी। समझ में आया? चलो फिलहाल इधर अपन उसमें नहीं जाएंगे। विस्थापन कोणीय
विस्थापन कितना विस्थापित हुआ इसको बस याद रखो, अंतिम माइनस शुरुआत बटे में वेग बराबर दूरी बटे समय। अब विस्थापन से बदल दिए तो समय में क्या हो जाएगा, समय अंतराल, क्या हो जाएगा, समय अंतराल आएगा। कोणीय वेग किससे दर्शाए हो, ओमेगा से, विस्थापन क्या हुआ, थीटा, समय क्या लगा, समझ में आया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां से मैं थीटा का मान पता कर सकता हूं, ओमेगा इंटू आ सकता है। चुंबकीय फ्लक्स जानते हो, बताओ फॉर्मूला, फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा। मैक्सिमम के लिए इसका मान 1 कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम की तो बात ही नहीं हो रही है, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहेगा। तो फाई का मान फाई एन बी ए कॉस ओमेगा टी आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब फैराडे का नियम भी पढ़ रखे हैं हमने, फैराडे के नियम से, चैप्टर नंबर 6। देखो इसी प्रकार से यूनिट्स बटा गया है, पहला जैसे पहला और दूसरा चैप्टर था ना, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव, तो पहला चैप्टर कूलाम का नियम कॉन्सेप्ट आया था, वो दूसरे चैप्टर में भी चला। वैसे ही चैप्टर नंबर 4 और 5 एक यूनिट है। चैप्टर 4 में हमने फैराडे का नियम पढ़ा, और सॉरी फैराडे का नियम बोलता हूँ, चैप्टर नंबर 4 में बायोसेवर्ट पढ़े थे, एम्पियर पढ़े थे, उसमें से कई नियम चैप्टर 5 में भी लागू हुआ। वैसे चैप्टर 6 और चैप्टर 7 एक यूनिट है करंट, तो इसका कुछ नियम इसमें भी आएगा फैराडे के नियम से। समझ में आया। फैराडे का नियम में क्या जाने हैं हमने, बता सकते हो, ई बराबर जानते हो माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, पढ़ रखे। इसको मैं ऐसे दर्शा देता हूँ, यहाँ पर एप्सिलॉन से इस तरह से विद्युत वाहक बल। समझ में आया, क्लियर। दोनों से दर्शाते हो बताया था ना ये। तो बताओ डी बाय डी टी, माइनस का माइनस, फाई का मान रख सकते हो, एन बी ए कॉस ओमेगा आएगा। समझ में आया। फैराडे के नियम से ये है फॉर्मूला, डी बाई डी टी, फाई का मान हमने पूरा का पूरा पुट कर दिया, ठीक। अब क्या बन सकता है, माइनस का माइनस, धोखा दे रहे यार। देखो किसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है, टी, किसके सापेक्ष हो रहा है, टी। तो जितना भी टी वाला फलन है अंदर में रहेगा और बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो एन के साथ टी लगा है क्या, बाहर आ जाएगा। बी के साथ टी है क्या, ए के साथ, लेकिन कॉस के साथ टी है कि नहीं, ये तो इसका फलन है, तो कॉस ओमेगा टी अंदर में रहेगा और बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो बाहर कौन आ गया, एन बी ए आया, और डी बाय डी टी, डी बाय क्या बचा, कॉस ओमेगा टी आया। अब बताओ माइनस एन बी ए, कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, सॉरी कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या दे रखा है, और इंटू में कौन आ जाएगा, ओमेगा। तुम लोग अवकलन भूल चुके हो, साइन एक्स की पावर 3, अगर मान लो मुझे इसका अवकलन करना है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का अवकलन जानते हैं, साइन एक्स क्यूब का अवकलन थोड़ी ना, साइन इसको मानो एक्स, अब फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स क्यूब को मैंने क्या मान दिया, एक्स, एक्स क्यूब को क्या माना, एक्स, साइन एक्स। अब देखो इसको भूल जाओ, एक्स क्यूब है अभी कुछ देर के लिए, सिर्फ इतना देखो, साइन साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। एक्स की जगह क्या मान रखे थे, एक्स क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब बताओ एक्स क्यूब है, हमने सिर्फ उसको एक्स माना है, तो इसीलिए उसका फिर से अवकलन, तो एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर आया। गणित में है, सबसे बेसिक सवाल में आता है, और कैसे आई, देखो वैसे ही कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस का अवकलन माइनस में साइन ओमेगा टी, इसको हमने कुछ देर के लिए क्या मान दिया, एक्स, क्या मान दिया, कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स, देखो ये एक्स है, फिर जिसको एक्स मानते हैं उसका फिर से अवकलन होगा, एक्स किसको माने हो, ओमेगा टी, ओमेगा टी का अवकलन सिर्फ ओमेगा होता है, कैसे, 5t का अवकलन क्या होता है, 5t हट जाता है, बताया था अभी जस्ट इसके पहले चैप्टर न्यूमेरिकल में, क्यों, t की पावर 1 माइनस 1, पावर में कम करते हैं, तो 5t की पावर 0, मतलब 5 गुणित 1 बराबर 5, इतना लंबा चौड़ा काहे लिखना, t को हटा दो सीधा,
समझ में आया? बेसिक अवकलन 11th में भी पढ़ रखे हो, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्या ज्यादा नहीं समझाऊंगा, एक एक बेसिक तो बता दिया। मजा आया? यहाँ तक क्लियर? माइनस और माइनस जानते हो क्या होता है? अरे वाह, चलो कम से कम इतना पता है, इतना पता है। तो क्या आया? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ में आया? क्लियर? ओमेगा है वो डब्लू वाले हो। तो देखो एन बी ए और ओमेगा क्या है? क्या क्या है? अरे बता तो रहा हूं। ई नॉट साइन ओमेगा आया? तो बताओ ई नॉट की जगह मैंने क्या रखा? एन बी ए ओमेगा आया? एन बी ए ओमेगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? मैंने सिर्फ इस पूरे को क्या मान दिया? ई नॉट, या यहाँ ये मान दो। समझ में आया? अब इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया? एन बी ए ओमेगा बराबर एच। क्लियर? मिल गया? समझ में आया? ओम का नियम जानते हो? नहीं बोलो। क्या झाड़ा रे, का बता रे, अब भी बता हूँ आज। ये सबको मैंने एक चीज मान दिया। हाँ मानबो नहीं, यही मानना है। शिखर धारा निकलता है इससे, चूंकि समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ओम का नियम पढ़ रखे हो? क्या होता है? नहीं, बताओ जल्दी। V बराबर हो गया। V बराबर आई। मुझे किसका मान चाहिए? आई का मान चाहिए। किसका? आई का। तो V डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ वोल्टता थोड़ी ना आएगा, विद्युत वाहक बल ले रहे हैं तो विद्युत वाहक बल आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? विद्युत वाहक बल। पुट कर दो। बटे आर। समझ में आया? क्लियर? दूसरा कुछ दिमाग में? ये हो गया आई। अब देखो, कल मैं बताया था नॉट का मतलब शिखर, नॉट मतलब शिखर, आई नॉट मतलब शिखर धारा निकाले थे। तो आई बराबर ई बटे आर। देखो ई बटे आर, इसका मतलब क्या है? आई। तो ई नॉट बटे आर का मतलब आई नॉट। समझ में आया? ई बटे आर का मतलब, इसको ही मान लो, ई बटे आर का मतलब आई। तो मैं यहाँ नॉट लगा दूं तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा? नॉट। इसीलिए इसकी जगह क्या रख देंगे? आई नॉट। और बन क्या गया? साइन ओमेगा टी। देखो कल मैं यही समीकरण लिखवाया था, आया? यही प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। क्लियर? पेपर में वैसे अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन अदर बोर्ड्स वाले ध्यान देना, छत्तीसगढ़ बोर्ड में नहीं आया है, लेकिन बाकी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक? अच्छा, इसी प्रकार से वोल्टता का भी समीकरण निकलेगा। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये धारा का समीकरण और ये वोल्टता का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण और प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। मजा आया? मजा आया? क्लियर हुआ? चलो जल्दी छोटा छोटा टॉपिक को मैं निपटा देता हूँ। तो मैं थोड़ी ना चला रहा हूँ, तुम लोग चला रहे हो, तो वही तो है। तो और क्या बताऊं? चलो सुनो, आई बराबर, देखो पहले मैं दोनों समीकरण लिख देता हूँ। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, फिर थीटा रे, इतना लिखने के बाद, इतना समझाने के बाद, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर दो चीज नया मिला है। हम पहले से आई का मतलब जानते हैं क्या होता है? अरे दे दियो रे, आई मतलब धारा, आई नॉट मतलब शिखर धारा, वैसे V मतलब वोल्टता, V नॉट मतलब शिखर वोल्टता। ठीक, नॉट लग गया मतलब समझ जाना वो शिखर धारा बता रहा है या शिखर वोल्टता बता रहा है। अच्छा ये बताओ मुझे, प्रत्यावर्ती धारा तो समझ में आ गया था, जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ दोनों आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं, वो उसको क्या बोलते हो? प्रत्यावर्ती धारा। और ये रहा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। वैसे ही
प्रत्यावर्ती वोल्टता किसे कहेंगे? चलो तुम लोग वोल्टता छोड़ो, प्रत्यावर्ती वोल्टता छोड़ो, मुझे सिर्फ वोल्टता की परिभाषा बता दो। वोल्टता मतलब विभवांतर, वो विभवांतर वो मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। लिख लोगे, दो बिंदुओं के बीच प्रत्यावर्ती धारा की दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को एसी वोल्टता कहते हैं। एसी वोल्टता लिखोगे अब साइड शॉर्ट में, हर बार मैं अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती नहीं लिखूंगा, एसी लिखोगे सीधा, एसी अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आया? उसके बाद समीकरण लिख लेना, V बराबर V नॉट, V बराबर V नॉट से हमें यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आवर्तकाल जानते हो? आवर्तकाल किसे कहते हैं बताओ? एक चक्र पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। समझ में आया? इसको किससे दर्शाते हो? T से। परिभाषा लिख लेना, एक चक्र पूर्ण करने में। अब यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ रहे हो इसलिए लिखोगे प्रत्यावर्ती परिपथ में या प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में लगने वाले समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। T बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। समझ में आया? क्लियर? एक चक्र पूर्ण करने में T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। समझ में आ गया? उसके बाद क्या आएगा? आवृत्ति। आवृत्ति किसको कहेंगे? एक सेकंड में जितना चक्र पूर्ण करते हैं उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। इसको दर्शाते हैं नू से या एफ से, दोनों उपयोग हो सकता है। ठीक, अब मैं एफ लेकर बताऊंगा, नू या एफ। देखो नू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन टी, आवर्तकाल का व्युत्क्रम। देखो एक सेकंड में जितना चक्र पूर्ण करता है, एक सेकंड में जितना चक्र पूर्ण करे, तो नू बराबर 1 अपॉन टी का मान 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो नू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। अगर मैं बताओ यहां से अगर ओमेगा का मान निकालू क्या होगा? 2 पाई इंटू एफ या 2 पाई इंटू नू आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ या 2 पाई इंटू, दोनों में से कोई भी एक याद कर लेना, चाहे एफ से हो या नू से हो। क्लियर हुआ? अब इसके बाद का फिर से एक व्यंजक है, उसको इसके बाद